जी नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम दिया है मुद्रा और साख। और मुद्रा और साख में अगर टॉपिक जैसा दिया है वैसे पढ़ें तो एक पेज का टॉपिक है, लेकिन जब मुद्रा और साख की बात आएगी वहाँ थोड़ी सी बैंकिंग की बात भी करनी पड़ेगी। तो अभी तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और बाद में जो आपकी एग्ज़ाम आएगी तो ये एक लेसन जो पूरा है ये मुश्किल से एक पेज का है, क्योंकि वहाँ आपको केवल मुद्रा के रूप और साख के बारे में पढ़ना है। और मुद्रा के रूप जो हैं वो एक साइड में आ जाएंगे और साख की बात जो है एक साइड में आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो बैंकिंग को भी थोड़ा सा टच करेंगे इसके अंतर्गत। सबसे पहले बात आती है कि मुद्रा क्या होती है। तो मेरे हिसाब से तो सारे लोग जानते हैं, हालांकि हो सकता है परिभाषित नहीं कर पाएँ, लेकिन मुद्रा का नाम शुरू होते ही या नाम आते ही सबको पता लग जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। पैसे की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं, इतना तो सब जानते ही हैं। अब मुद्रा जो है इसकी अगर मैं और थोड़ा सा बड़े रूप को दूं तो इसे कहते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का मतलब होता है कि जहां आपकी विभिन्न प्रकार की जो क्रय और विक्रय से संबंधित या संपत्तियां जो होती हैं उनका क्रय विक्रय जो किया जाता है वो रूप आ जाता है। वित्तीय बाजार में आपकी आर्थिक क्रियाएं जो हैं जहां उनका क्रय और विक्रय आप करते हो उनका अध्ययन करते हैं। अब ये जो वित्तीय बाजार है इसके फिर दो रूप हैं। इसका एक तो है मुद्रा बाजार और दूसरा रूप क्या है, पूंजी बाजार। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मुद्रा और पूंजी में क्या अंतर है। जो चीज आपके पास चलायमान है, आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, आपकी जेब में रखा हुआ पैसा या कोई भी ऐसा सामान जो आप एक साल के भीतर यूज करके खत्म कर रहे हो आर्थिक रूप से, वो तो किसके अंतर्गत आएगा, मुद्रा के अंतर्गत आएगा। और पूंजी जो आपने स्थायी संपत्ति बना ली अपने, वो किस में तब्दील हो जाएगी, पूंजी में तब्दील हो जाएगी। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, आपके पास घर पे पैसा रखा हुआ है, ठीक है, आपने किसी को थोड़े दिन के लिए उधार दे रखा है, आपने कोई सामान ऐसा खरीद रखा है जो कि साल 6 महीने में खराब हो जाएगा, तो वो तो कौन है, तुम्हारा मुद्रा बाजार है। लेकिन इस मुद्रा से ही तुमने कोई ज़मीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई भैंस खरीद ली, कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, तो वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी पूंजी हो जाएगी। तो जो आप वित्तीय बाजार है, इस वित्तीय बाजार को मुख्यतः दो रूपों में अध्ययन करते हैं, एक मुद्रा बाजार और दूसरा कौन सा होता है, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में मुख्यतः समय का अंतर है। अगर आप परिसंपत्तियों का वितरण जो है क्रय और विक्रय कम समय के लिए कर रहे हो तो कौन है, ये मुद्रा बाजार है। और यदि इनका तुम दीर्घकाल के लिए कर रहे हो तो क्या है, आपका पूंजी बाजार है। तो मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां विभिन्न प्रकार की मौद्रिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल के लिए, अल्पकाल मतलब कम से कम एक साल के भीतर क्रय विक्रय करते हो, तो वो कौन सा आता है, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रा की मात्रा और प्रवाह को नियंत्रित करने वाली संस्था है। क्योंकि मार्केट में जो आपके क्रय विक्रय में जो मार्केट में पैसा चल रहा है वो पैसा वित्तीय बाजार नहीं है, वो कौन सा बाजार है, मुद्रा बाजार है। अब मार्केट में कितना पैसा या तरलता होनी चाहिए ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, मंदी की स्थिति क्या है, इन सबको कंट्रोल करेगा। सपोज करो कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सरकार का क्या चाहता है, कागज का नोट ही तो है, बहुत सारे छप के सारी दुनिया को उपलब्ध करवा दे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दे, तो क्या होगा भाई, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे हो जाएगी क्या गरीबी दूर, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि आपने अगर केवल कागजी मुद्रा को छाप के रख दिया तो जो चीज़ आपको अब 10 रुपये में मिलती है वो आपको 50 रुपये में मिलेगी। बात तो वही हुई, ठीक है। तो मुद्रा बाजार जो है इसमें मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करने का काम करने वाली संस्था अगर आपसे पूछता है तो कौन है, आरबीआई। ये मुद्रा को कंट्रोल करने का काम करती है। भारत में मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है कि मुद्रा कहाँ से मिल रही है आपको। तो एक तो होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित में क्या अंतर है कि ऐसे क्षेत्र जहां से तुम्हें मुद्रा मिलती है और वो जो है ना आरबीआई के नियम कानूनों के अनुसार वहां शर्तें तय होती हैं, तो बाजार कौन सा हो जाएगा, संगठित। और जहां भारत सरकार या आरबीआई के नियम लागू नहीं होते,
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो अपने हिसाब से शर्तें थोप सकता है। वो कौन सा क्षेत्र है? असंगठित है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा संगठित और कौन सा असंगठित है। तो जहां आरबीआई के नियम कानून लागू होंगे, अर्थात ब्याज की दर फिक्स होगी, सारी शर्तें फिक्स होंगी, ब्याज की दर कम होगी, वो तो कौन है? आपकी संगठित। संगठित में कौन आएंगे? बैंक आ सकते हैं, ग्रामीण बैंक आ सकते हैं और सहकारी समिति। अगर इनसे पैसा लोगे आप तो सब कुछ पहले से फिक्स है, ब्याज की दर भी कम होगी। ठीक है। लेकिन दूसरा चित्र हमारे पास मुद्रा प्राप्त करने का क्या है? असंगठित चित्र। उसमें कोई देसी बैंकर हो सकता है, कोई महाजन हो सकता है, कोई सेठ साहूकार हो सकता है, कोई चिट फंड कंपनी हो सकती है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, गांव का हो सकता है, परिचित हो सकता है। वो सारे के सारे कौन है? असंगठित। असंगठित क्षेत्र से पैसा लेने में नुकसान क्या है? ब्याज की दर ज्यादा होती है, ब्याज की दर ज्यादा होती है और उसकी मर्जी पे होती है। वो 2 रुपये हमें भी दे सकता है, 5 भी मांग सकता है और 10 भी मांग सकता है। ठीक है। सरकार के कोई नियम कानून इनके ऊपर लागू नहीं होते, इनकी मर्जी के नियम होते हैं। तो मुद्रा प्राप्त करने के आपके पास 2 सूत्र हो गए, एक तो संगठित और दूसरा असंगठित। जो सरकारी नियम कानूनों के अनुसार चलता है वो कौन सा है? संगठित। बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी समिति। अगर इनसे आपने पैसा लिया है तो ये कौन सा चित्र है? संगठित। इनके अलावा आपने पैसा लिया है वो कौन सा है? असंगठित चित्र है। बात करें पूंजी बाजार की, नाम से स्पष्ट है कि पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां वित्तीय परिभूतियों का, प्रतिभूतियों और संपत्ति का मध्यम और दीर्घकाल के लिए क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। अब तो एक ही याद रख लो कि अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय किया गया तो कौन सा बाजार है? मुद्रा। और दीर्घकाल के लिए किया गया है तो पूंजी बाजार उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मुद्रा क्या होती है। सबसे पहले ये तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की बात की समझने के लिए, लेकिन हमारे टॉपिक जो होता है मुद्रा। अब तुमसे कोई पूछ ले कि मुद्रा क्या होती है तो क्या आंसर है तुम्हारा? खाने की चीज होती है, पहनने की चीज होती है, या मुद्रा अपने आप में किसी काम की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो क्या होती है मुद्रा? मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जो क्रय विक्रय के काम आती है, वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई? तो मुद्रा की उत्पत्ति इसके लिए हुई, किसके लिए? विनिमय के माध्यम के लिए। विनिमय का मतलब अदला बदली, वस्तुओं की अदला बदली। अब ऐसी बात तो नहीं है कि मैं सारी चीज, मुझे जो चाहिए मैं सारी चीज मैं ही पैदा कर सकता हूँ। कोई चीज मैं पैदा करता हूँ, मैं उसको बेचकर कोई दूसरी चीज मुझे आवश्यक होगी, तो फिर ये हमारा क्या होगा? एक तरीके से व्यापार हो गया। अब व्यापार शुरुआत में जब होता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। शुरुआती व्यापार की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन सी प्रणाली काम करती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि मैं वस्तु देता था और दूसरा मुझे वस्तु दे देता था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आपकी बिल्कुल 10वीं क्लास की बुक में उदाहरण सहित समझाया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या था, कैसे इसमें करते थे। तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वस्तु के बदले में वस्तु। क्या आज भी तुम ऐसा कोई यूज करते हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली का? उदाहरण बताओ एक, चलो, कि तुम्हारे दैनिक जीवन में वस्तु विनिमय प्रणाली काम आ रही हो, ऐसा है कहीं? नहीं है, कहीं भी काम नहीं लेते। ग्रामीण क्षेत्र में तो करते हैं। सब्जी वाला आया, सब्जी वाला आया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो गेहूं लाओ, गेहूं की बराबर या आधू तोल के आपको दे देगा। बर्फ वाला आया, गांव से गेहूं भर के ले गए, बर्फ एक डिब्बा में आपको बर्फ दे के चले गया। या टूटे फूटे लोहो आपके जो हैं प्लास्टिक, उसके बदले में आपको दे गया। इसी प्रकार शहर में भी वो जो है ना, आजकल तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारा आता है वो बाल लेने वाला, आपके टूटे फूटे बाल दो और उसकी जगह पे कोई भी जो सामान आप उनसे ले सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि वस्तु के बदले में क्या दी जाएगी? वस्तु। तो व्यापार का शुरुआती रूप यही था कि व्यक्ति एक दूसरे से वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का कैसा संयोग चाहिए? ये क्या होता है भाई कि भाई आप कह रहे हो कि व्यापार या वस्तु विनिमय होगा तो कम से कम कितने व्यक्तियों के बीच में होगा? वो 2 व्यक्तियों के बीच में होगा। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु कब खरीदेंगे?
जब उन दोनों को ही एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होगी। 10वीं की क्लास में आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि हमारा एक भाई जो है वो क्या है, आपके किसान भाई है, ठीक है। और किसान भाई ने अपने खेत में क्या पैदा कर दिया, गेहूं। तो उसकी संपत्ति क्या है, गेहूं है। तो इसका प्रोडक्शन इसने किया तो ये इसकी संपत्ति है। अब इस किसान भाई को अपने और अपने बच्चों के लिए चाहिए जूते। क्या चाहिए, जूते। तो अब किसान भाई के पास तो यही है कुछ है जो, तो किसान भाई क्या करेगा कि एक कट्टे में गेहूं को बांधा और 40 किलो गेहूं को बांध कर, 40-50 जितने भी है, कट्टा बांधा और सर पे रखा, और सर पे रखकर इसे कहाँ आ गया, बाजार आ गया। कहाँ आ गया, बाजार। और बाजार में कौन सी दुकान पे पहुंच गया, जूते की दुकान पे, ठीक है। पहुंच गया, भैया जूते चाहिए। दुकानदार ने पूछा क्या लाया है, कि भैया क्या लाया हूं मैं, गेहूं लाया। दुकानदार कहता है गेहूं तो यार वो दूसरा खरीद के ले गया तो वो दे गया, चना है तो बात कर, नहीं तो आगे बढ़, मुझे तो क्या चाहिए, चना चाहिए। तो ना केवल अब इस किसान भाई को जूते की दुकान ढूंढनी है, बल्कि ऐसी दुकान ढूंढनी है जिसको किसकी आवश्यकता हो, गेहूं की। तो इस दुकानदार को गेहूं की आवश्यकता हो और किसान भाई को जूते की आवश्यकता हो, तभी इनके बीच वस्तुओं का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। इसे कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कि जब दोनों को एक दूसरे की वस्तु की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता। तो भैया ऐसा व्यापार तो बड़ा सीमित होगा, पहली बात तो वो बड़ा मुश्किल काम है। अब दूसरी बात, चलो हो भी गया, तो फिर वस्तु विनिमय प्रणाली का दूसरा दोष क्या है कि मूल्य का निर्धारण कैसे करें, कि मेरा गेहूं कितने का और तेरा जूता कितने का, कितना जूता, कितने, एक जूते जोड़ी के बदले में कितना गेहूं इसको देना चाहिए, कोई मूल्य का निर्धारण तो होना चाहिए। किसमें करोगे, मुद्रा को हटा दो आप, ऐसा मत बोलना कि 40 रुपये 200 रुपये, इसको हटाओ और फिर निर्धारण करो, अब कैसे करोगे तुम, ठीक है। तो दोनों की कीमत का कैसे निर्धारण करोगे, कि गेहूं कितने कीमत का हो गया और जूता कितने कीमत का हो गया, तो मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, फिर भी एक ने कर दिया कि भाई इतना एक परात दे देना और एक जूते जोड़ी दे दूंगा, चलो यहाँ तो हो गया, गेहूं था। लेकिन किसान भाई के पास मुद्रा के रूप में एक भैंस थी, वस्तु तो होगी उसके पास, भैंस थी। अब इसको मार्केट में लेके जाएगा और उसे चाहिए एक जोड़ी जूता, तो बताओ भैंस के टुकड़े होंगे क्या, या तो पूरी दे के आ उसको, या फिर अपने आगे बढ़। अब एक भैंस के बराबर जूते भी नहीं खरीद सकता कोई, जिंदगी भर जूते थोड़ी पहनने उसको, कि 100 जोड़ी खरीद के ले आया, तो मूल्य जो है आपका आपस में बंटवारा नहीं हो सकता। ये क्या थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष थे, ठीक है। आओ वैदिक सभ्यता की ओर आओ। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, गाय का प्रयोग किया गया था। इसे अघन्या कहा जाता था, इसका वध नहीं किया जाता था। और जब दूसरे के पास जाते थे तो वो ये नहीं पूछते थे बेटा बता कितने जमीन है, शादी करने आते हैं, जब शादी का रिश्ता लेके जाते ये पूछते थे गाय कितने है इसके पास है, यानी कि गाय क्या थी, उनकी संपत्ति थी। इसीलिए जो राजा होता था उसे कहा जाता था गौपति। क्या कहा जाता था, गौपति। और युद्ध भी किसके लिए होते थे, गाय के लिए होते थे, क्योंकि यही संपत्ति थी उनकी। बाद में गाय को, भैंस को, इनको संपत्ति माना। बाद में उनके पास क्या है कि यार इनको भी लेना देना दूर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, फिर आपको पता है मुद्रा किसकी बना ली, सैल खड़ी की बना ली, अर्थात किसकी बना ली, मिट्टी की बना ली। और मिट्टी के बाद उनके पास क्या आ गई, धातु आ गई, सोना चांदी तांबा, इनके सिक्के, शीशे के सिक्के भी जारी हो गए। तो मुद्रा जो मुख्यतः आपकी जारी होती है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में होती है। मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई, विनिमय के माध्यम के रूप में हुई है। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अब चाहे वो तुम्हारी गाय हो या भैंस हो या घी हो, सोना हो, चांदी हो, कागज का टुकड़ा हो, वही क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। जिसको भी आपने विनिमय प्रणाली के रूप में या बिचौलिए के रूप में काम लिया है वही आपकी मुद्रा कहलाती है। उससे पहले जब मुद्रा नहीं थी तो कौन सी प्रणाली काम करती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली में मैंने कहा कि सबसे बड़ा दोष क्या था कि आवश्यकताओं का कैसा संयोग, दोहरा संयोग।
कि खरीदने और बेचने वाले को एक दूसरे की वस्तु की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, तभी उनके बीच क्या हो सकता था, व्यापार हो सकता था, नहीं उनके बीच व्यापार संभव नहीं हो सकता। अब सपोज करो ये तो हो गई जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तब की स्थिति कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग चाहिए। अब हमने बीच में ला दिया मुद्रा को, अब हमारे पास मुद्रा है, सभी समस्याओं का समाधान हो गया। अब तुम्हारा ये किसान भाई जो है अपने इस गेहूं के कट्टे को लेके दुकानदार के पास नहीं जाएगा, इस गेहूं के कट्टों को लेके वो कहाँ जाएगा, अनाज मंडी में जाएगा। किस में जाएगा, अनाज मंडी में जाएगा, और अपने गेहूं के कट्टे को बेचकर उसने सपोज करो वहां से इसको मुद्रा में तब्दील कर लिया, और कितने रुपए ले लिए, 1,000 रुपये। ठीक है, अब इस 1,000 रुपये से वो जूते की किसी भी दुकान पे चले जा, जरूर नहीं है गेहूं चाहिए उसी के पास जा, किसी भी दुकान पे जाके पहुंच सकता है, और उस रुपए के बदले में ये जूता वाला उसे क्या दे देगा, गेहूं। अब इस जूते वाले को भी उस गेहूं वाले की जरूरत नहीं है, इसके पास पैसा आया, इसने 500 रुपये का जूता बेचा, अब इसकी जगह चाहे बर्फी खरीदे, चाहे गेहूं खरीदे, चाहे चावल खरीदे, चाहे दूध खरीदे। ठीक है, तो वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, वो यहाँ आके क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। और दूसरी बात, मुद्रा आते ही जूता और गेहूं का अब मैं क्या निर्धारित कर सकता हूँ, मूल्य निर्धारित, दोनों का मूल्य आ गया हमारे पास कि इतने रुपए का तो गेहूं है और इतने रुपए का जूता है, तो मूल्य का निर्धारण हो गया। अब दूसरी बात कि वस्तु विनिमय प्रणाली में इस गेहूं के कट्टे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना आसान था, या 1,000 रुपए के नोट को जेब में रख के ले जाना आसान है। बात तो कितने लाभ हो रहे हैं कि पहले बेचारा 1,000 कट्टे 40 किलो के गेहूं को सर पे रख के घूम रहा था कि कोई मुझे जूते वाला मिले, अब कोई दिक्कत नहीं, हटाओ खत्म करो, आपने इसको पैसे में तब्दील किया और इस पैसे को लेके आप किसी भी दुकानदार के पास जा सकते हो। तो मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को हमें क्या करना था, खत्म करना था। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये मुद्रा आपकी हो गई। आओ जी, मुद्रा करती क्या है, ये प्रश्न बहुत बार आएगा तुम्हारे सामने। तो मुद्रा के मुख्यतः दो कार्य हैं, एक प्राथमिक या मुख्य कार्य और दूसरे सहायक कार्य के रूप में होंगे। और मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य केवल दो ही हैं। क्या है बताओ, एक तो ये क्या है बेटा, वस्तु विनिमय का क्या बन गई, माध्यम, बिचौलिया बन गई। वो गेहूं और जूता वाले के बीच में बिचौलिया कौन है, आपकी मुद्रा है। गेहूं वाले ने अपनी गेहूं को किस में तब्दील कर लिया था, मुद्रा में, और मुद्रा से इसने क्या खरीद लिया था, जूता। अब जूता वाले ने अपने जूते को किस में तब्दील कर लिया है, मुद्रा में। अब इसकी मर्जी है कुछ भी खरीदे इससे। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। और दूसरी बात क्या है, मूल्य का मापक, क्योंकि व्यापार तब तक नहीं होगा जब तक वस्तु का मूल्य नहीं तय होगा, और मूल्य तय किस में करोगे तुम, मुद्रा में करोगे। ठीक है, कि जूते, एक जोड़ी जूते की कीमत 100 रुपये है या 200 रुपये है या 300 रुपये, तय तो मुद्रा में ही करोगे। मुद्रा नहीं है तो तय कैसे करोगे कितने का है। चलो गेहूं के हिसाब से तो तय कर लिया, लेकिन अब दूसरी वस्तु आ गई आपके पास, अब कैसे तय करोगे। तीसरी वस्तु आ गई आपके पास, अब कैसे तय करोगे। तो तय करना, मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम, ये दो मुख्य कार्य है इसके। तो कई बार क्या होता है कि मुद्रा के कार्य में प्राथमिक कार्य पूछा जाता है, ऑप्शन में सारे ही होंगे, आपको याद रखना है कि प्राथमिक कौन कौन है। कार्य तो सारे हैं लेकिन प्राथमिक कौन कौन है, कि एक तो क्या है बेटा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अब सहायक में क्या है, क्या कर सकते हो बेटा, मूल्य का संग्रह। कैसे बताओ, एग्जाम्पल दो खुद ही तुम कि मूल्य का संग्रह कैसे करते हैं। नहीं पता, अरे भैया आपने, मैं किसान हूं और मैं हर साल अपने खेत में गेहूं बोता हूं। क्या बोता हूं मैं, आपके गेहूं, और मुझे 15 साल बाद मेरी बेटी की शादी करनी है। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि 15 साल तक अपने कोठा में इस गेहूं को ही जमा करता रहूं, गेहूं को ही जमा करता रहूं। ठीक है, या पर हर साल इस गेहूं को बेचकर इसको मैं किस में तब्दील कर लूं, मुद्रा में। तो इसका संग्रह ज्यादा आसान है या गेहूं का संग्रह ज्यादा आसान है। गेहूं का कर भी लिया तो हो सकता है खराब हो जाए और कुछ घुन लग जाए। ठीक है, लेकिन एक बार आपने उसको मुद्रा में बदल लिया तो आप इससे और भी पैसा कमा सकते हो। गेहूं तो गेहूं में कमी हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, लेकिन मुद्रा को तुम और भी बढ़ा सकते हो, आप ब्याज पे दे सकते हो, आप कोई छोटी मोटी वस्तु खरीद ले सकते हो। आपने सोना खरीद लिया, 50,000 चल रहा था, 15 साल बाद यही सोना आपके 80,000 में पहुंच गया।
बोलो मुद्रा ने मुद्रा को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? लेकिन गेहूं गेहूं को बढ़ाएगा क्या? आपके पास हो सकता है कि अच्छी पैदावार हो रही है, 2 साल का गेहूं बेच के आपने 3 लाख का प्लॉट खरीद लिया, 15 साल बाद ये 3 लाख का प्लॉट ही 15 लाख का हो रहा है। ठीक है, तो मूल्य का संग्रह आप किस में करोगे? जो भी चीज का प्रोडक्शन करो, चलो गेहूं तो फिर भी 1 साल तक रखा रहेगा, लेकिन डेयरी पालक दूध बेचने वाला कैसे संग्रह करे बताओ? क्या वो अपने दूध को इकट्ठा करता रहे? तो किस में संग्रह करेगा? वो मुद्रा में। तो मूल्य का संग्रह जो होता है किस में होता है? मुद्रा में होता है। मुद्रा जब नहीं थी हमारे पास तो मूल्य का संग्रह करना मुश्किल काम था। अगला काम क्या है? विलंबित भुगतान का क्या है बेटा? आधार। कि कोई भुगतान आपको बाकी अगले सालों में करना है तो उसे किस हिसाब से तय करोगे आप? कि आपने मुझसे आज के दिन 50,000 रुपये उधार ले लिए और कह रहे हो गुरुजी हम आपको जो है ना 10 वर्ष बाद लौटाएंगे। ठीक है, तो ये विलंबित आगे भुगतान का आधार 85,000 लौटा दिए तो मैं तो घाटे में चले जाऊंगा। तो हम तय करेंगे कि आगे 50 साल में तुम लौटाओगे तो इतने का इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, तब जाके हिसाब बराबर होगा। तो ये भी आप मुद्रा में तय करते हो। इसके अलावा मूल्य और क्रय शक्ति का क्या सबसे बड़ा काम है कि आप अपनी जो पूंजी या संपत्ति है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना चाहते हो तो किसके रूप में ले जा सकते हो? मुद्रा के रूप में। जैसे कि सपोज करो उदाहरण के रूप में कि तुम्हारे पास, तुम गांव में हो और तुम्हारे पास 2 भैंस हैं। ठीक है, और अब क्या है कि तुम्हारे पास 2 भैंस थी, गांव में रहते थे, अब तुम्हारी नौकरी लग गई रेलवे ग्रुप डी की और तुम्हारी कहाँ लग गई? चेन्नई। और घरवाली कहती है संग चलूंगी मैं तो। ठीक है, बस ये ना। तो अब 2 भैंसों को ट्रेन में बैठा के चेन्नई ले जाना आसान है या भैंसों को बेच के मुद्रा में तब्दील करना? भैंसों को बेचो और उनको किस में तब्दील कर लो? मुद्रा में। और कहाँ पहुंचा दो उनको? चेन्नई पहुंचा दो। आपने चेन्नई में प्लॉट खरीद लिया, आपकी बदली हो गई तो प्लॉट उठा के ला सकते हो क्या? तो उसको मुद्रा में तब्दील करो और उससे आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो क्रय शक्ति और आपके मूल्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पे हस्तांतरण संभव है, वो केवल किस में संभव है? मुद्रा में। आप अपनी किसी भी वस्तु को मुद्रा में बदलो और कहीं पे भी ले जा सकते हो। अगर मुद्रा नहीं होगी तो वस्तु वहीं रहेगी, आपके साथ नहीं जाएगी। तो ये एक आपका मुद्रा का काम हो गया। आकस्मिक कार्य राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायक होती है। समान वितरण जो करना है भाई, हम सबको जो आय की असमानता को दूर करने के लिए मुद्रा का ही तो प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह साख प्रणाली का क्या है? आधार है। और क्या है? उपयोगिता और लाभ की अधिकतम करने में क्या होती है? सहायक। भाई आपके लाभ को आप अधिकतम किसके द्वारा करते हो? मुद्रा के द्वारा ही तो करते हो। यह धन को तरलता में परिवर्तित करती है, तरलता प्रदान करती है। यानी जो बाजार में जो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो धन आपका जा रहा है वो किसके रूप में गमाना होता है? मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो ये सारे मुद्रा के कार्य हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना था वो ये याद करना था। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इन दोनों पे ही प्रश्न आएगा, कभी आएगा तो, कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं। तो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। बाकी में से प्रश्न कम आने के चांस है या नहीं आएगा, आएगा तो इन दोनों पे आएगा। अब आती है मुद्रा के प्रकार। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हो आप, वो सब क्या है? मुद्रा है। समय के साथ मुद्रा में परिवर्तन हुआ है। शुरुआत में मानव ने जो है गाय और भैंस, भेड़ बकरियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया। फिर वो मिट्टी के बैल खड़ी जैसी मोहर या मुद्राएं बनाने लगा। उसके बाद उसने धातुओं का प्रयोग किया, विभिन्न प्रकार के पत्थर, मणियों का प्रयोग किया, और बाद में सबसे आसान कागज का प्रयोग करने लग गया, सिक्कों का प्रयोग करने लग गया। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम है क्या कहलाएगी? मुद्रा। और समय के साथ चेंज हुई है, या आप खूब इतिहास में पढ़ते भी हैं। तो सिक्कों के चलन में आने से पहले भारत में अनाज और पशु ही किसके रूप में इस्तेमाल होते थे? मुद्रा के रूप में। सिक्के जब नहीं आए थे। ठीक है, इसके बाद में आपने सिक्के सभी धातुओं में जारी कर दिए, सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है। ठीक है, जिसका प्रभाव आपने लंबे समय तक देखा। और वर्तमान में कौन काम आता है? करेंसी। मुद्रा के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं? करेंसी। और करेंसी 2 रूप में आपके पास उपलब्ध होती है, या तो नोट के रूप में या सिक्के के रूप में। ठीक है,
इसके अलावा आज के दिन आपकी मुद्रा को आप बैंक में निक्षेप कर सकते हैं, यानी कि वहाँ जमा होता है आपका। आपके पास तो नहीं है, लेकिन आपका कहाँ जमा है? बैंक में है। और बैंक जो है वो आपको मांग जमा के रूप में पैसे को निकाल सकता है। और बैंक में पैसा जमा करने के बाद बैंक आपको एक कागज का टुकड़ा देता है, जिसे क्या कहते हैं? चेक। ये भी मुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा बैंक ने आपको एटीएम दे दिया, वो भी क्या है? मुद्रा है। उसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। कौन सी मनी कहते हैं? प्लास्टिक मनी, ठीक है। आपसे प्रश्न भी आएगा कि आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, इनसे भी तो सामान खरीद रहे हो तुम ना। मैंने क्या कहा था कि ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय का क्या करे? माध्यम, वही मुद्रा है। तो वो डेबिट कार्ड भी तो आपका काम कर रहा है, तो वो भी आपकी मुद्रा के रूप में काम करता है। तो ये मुद्रा के विभिन्न प्रकार हो गए। करेंसी, ये आप समझ गए होंगे। सरकार द्वारा अधिकृत स्वीकृत मुद्रा जो होती है वर्तमान में, वही क्या कहलाती है? करेंसी। और सरकार ने उसको अधिनियमित किया है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी वो इस भारतीय करेंसी में भुगतान लेने से मना नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी दुकानदार के पास चीनी खरीदने गए और आप उसको हाँ भारतीय रुपया मुद्रा देते, भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। उसमें वहाँ आपको देते हो, वो कहता ना मुझे तो डॉलर चाहिए, तो एक शिकायत पे उसकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि भारत में आप अगर किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हो तो आप भारतीय करेंसी में भुगतान लेने से मना नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या नहीं, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। 50 पैसे से ऊपर के सारे सिक्के जो है लागू हैं। बात हम शिकायत नहीं करते, वो एक अलग चीज है। शिकायत करने पर हर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भारतीय मुद्रा में भुगतान से आप मना नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहाँ हर कोई व्यक्ति पाबंद है कि वो भारतीय मुद्रा में भुगतान को स्वीकार करेगा ही करेगा। एक कानूनी रूप से प्रावधान है आपके, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है वो करेंसी कहलाता है। हाँ, अगर भारत सरकार ने ही उसका अवमूल्यन कर दिया तो उसी दिन से कागज का टुकड़ा है, फिर कोई काम का नहीं हो। भारत सरकार आज ही कह दे कि 500 रुपए का नोट बंद, तो अब इसका कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है। तो अब इसका कोई भी यूज, आपने देखा होगा पहले 500 और 1000 के नोट थे हमारे पास। 8 नवंबर 2016 की बात है। मोदी जी आए 8 बजे रात को और कहा कि आज के बाद 500 और 1000 के नोट बंद। तो बंद। अब कोई पाबंद नहीं है कि उस मुद्रा को तुमसे ले। अब आज के दिन अगर वो नोट हमें कहीं किसी गली में या किसी चौराहे पे मिल जाए तो बच्चों के खेलने के अलावा कोई काम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि भारत सरकार ने उसको अधिकृत नहीं कर रखा है। तो मुद्रा जो है ना, भारत सरकार के द्वारा अधिकृत होती है, कानूनी रूप से आपके स्वीकृत होती है, और उसमें भुगतान को स्वीकार करना आपकी मजबूरी बोल दो या आप पाबंद हो। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी, तो मुद्रा जारी करने वाली संस्था कौन है? आरबीआई। भारत में मुद्रा जारी कौन करती है? आरबीआई। कानूनी विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की क्या है बेटा? वैधता प्रदान की गई है कि भारत में कोई भी विनिमय आप कर रहे हो तो किसके रूप में कर सकते हैं? रुपए के रूप में, जिसे भारत सरकार में सौदा अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो भारत में कोई भी सौदा आप ले रहे हो तो कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं रुपए में आपकी भुगतान नहीं लूंगा। अतः करेंसी जो हमारी है ये एक अनिवार्य मुद्रा है। और करेंसी के रूप में आरबीआई क्या जारी करती है? तो एक तो नोट जारी करती है और कुछ क्या जारी करती है? सिक्के भी होते हैं। ज़्यादातर तो नोट ही होते हैं और सिक्के भी होते हैं। अब नोटों में 1 रुपये से लेके वर्तमान में कहाँ तक के नोट जारी हो रखे हैं? अभी तो 500 है, 2000 तो बंद कर दिया, तो अभी कहाँ तक के? 500। तो इनमें से 1 रुपये के नोट को हटा देना। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर आरबीआई का गवर्नर नहीं करता, 1 रुपये के नोट को आरबीआई जारी नहीं करता। तो कौन जारी करता है इसको? इसे जारी करता वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारत के वित्त सचिव। वित्त मंत्री के मत करवा देना, ध्यान रखना। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री के नहीं होते हैं। बाकी सभी नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं।
और प्रत्येक नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को 10 रुपए 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। एक साइड आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, दूसरी साइड में वही बात आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, कि मैं धारक को 50 रुपए या 10 रुपए 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, और वही बात इंग्लिश में आ जाएगी। लेकिन बाय द वे कोई इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ना जाने तो फिर अलग से आपको बीच में यहाँ आपको इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी भाषाओं में, 15 भाषाओं में वही बात लिखी हुई होती है कि ये कितने का नोट है। तो दो तो आगे और पीछे हो गई, हिंदी और अंग्रेजी, और 15 ये हो गई, तो टोटल कितनी भाषाएं। तो किसी भी नोट की वैल्यू उस पर कितनी भाषाओं में लिखी हुई होती है, 17 भाषाओं में। कितनी में, 17 में। तो दो तो दोनों साइड हो गई, और वहाँ एक साथ कितने में लिखी होती है बेटा, 15 भाषाओं में लिखी होती है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि मुद्रा तो आपके है, बैंकिंग नहीं है, मुद्रा तो है, तो मुद्रा को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या कि मुद्रा क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है, मुद्रा। और सरकार द्वारा मान्य, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। प्राचीन काल से लेके आज तक हमने जानवरों को भी प्रयोग किया, सेल खड़ी को भी प्रयोग किया, धातु को भी प्रयोग किया, कागजी नोट को भी जारी किया। और वर्तमान में भारत में मुद्रा जारी करने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। और आरबीआई द्वारा जारी की गई भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है। और करेंसी जो भारत की है या तो नोट के रूप में होती है या सिक्के के रूप में होती है। नोट में 1 रुपए के नोट को छोड़ दो, बाकी सभी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, और उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक नोट के ऊपर 15 भाषाओं में एक साथ उसकी वैल्यू लिखी होती है, और दोनों साइड में हिंदी और अंग्रेजी में उसकी वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, बैंकों में निक्षेप, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वर्तमान में आप उसे कहाँ जमा कराओगे, सुरक्षित रखने के लिए कहाँ देते हो, बैंक। पढ़ेंगे बैंक में क्यों जमा कराते हैं, क्या लाभ होते हैं। बैंक भी बिचौलिया है, बैंक भी किसका काम करता है, बिचौलिया। किन के बीच बिचौलिया है, जिनके पास पैसा ज्यादा है और जिनको पैसे की जरूरत है, उनके बीच बिचौलिए का काम करता है। जो ज्यादा है वो बैंक में जमा कराएंगे, और जिनको जरूरत है वो बैंक से लोन लेंगे। अब तुम कहो गुरु जी बैंक को कई फायदा है, हमें फायदा हुआ, दोनों ब्याज दरों में अंतर होती है। आप अगर बैंक में पैसा जमा कराओगे 4% पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और बैंक से लोन लोगे तो 15% में मिलेगा। तो ये बीच का जो 11% है यही बैंक की क्या है, इनकम है। ठीक है, तो बैंक बिचौलिए का काम करता है। बैंक में निक्षेप, लोग मुद्रा को बैंक में निक्षेप के रूप में रखते हैं। व्यक्ति अपनी आय के अतिरिक्त भाग को भविष्य में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खाता खुलाकर कहाँ रखता है, बैंक में रखता है। ठीक है, जिसका उपयोग वह अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। अब बैंक में जो जमा होता है ना बेटा, ये 2 प्रकार का होता है। आपका पैसा बैंक के पास 2 प्रकार से होता है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, और एक कौन सा होता है, मांग जमा। तो इन शब्दों को केवल समझना है, प्रश्न कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं। नाम से पता लग रहा है, सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट, यानी कि आप एक निश्चित पीरियड के लिए पैसा जमा करा रहे हो, 5 साल 15 साल। आपकी बेटी छोटी है, आपने सुकन्या अकाउंट खुलवाया और पैसा जमा करा दिया कि बेटी जब 21 साल की होगी तब उसे पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने कोई पॉलिसी लो ली, कोई बॉन्ड ले लिया कि भाई मैं 15 साल बाद इनको तोड़वाऊंगा, तो ये तो हो गया कौन सा जमा, सावधि। और मांग जमा का मतलब, मैं मेरे पैसे को जब भी मांगू, दिन में 3 बार मांगू तो 3 बार ही बैंक मुझे वापस करे आवश्यकता के हिसाब से, वो कौन सा पैसा है, मांग जमा। बताओ बैंक किस पे ज्यादा ब्याज देगा, क्यों? मुझे ही बैंक मान लो तुम, ठीक है, इसने मुझे 10,000 रुपये दिए, गुरुजी 15 साल बाद लूंगा वापस, और तुमने मुझे 10,000 15,000 जमा कराए कि गुरुजी जरूरत पड़ेगी जब मैं ले लूंगा। ठीक है, अब इसके जो 15 साल के लिए 15,000 आए थे, वो तो मुझे पता है ना कि 15 साल बाद ही लेगा, तो मैं इनको कहीं भी इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तुम्हारे वाले को कर सकता हूँ क्या, पता नहीं कल सुबह ही मांगने आ जाए। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मांग जमा में ग्राहक अपने पैसे को कभी भी वापस निकाल सकता है। ठीक,
वो अलग अलग होते हैं, अलग बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की। 5 साल के लिए भी करवा सकते हो, 10 का भी होता है, 15 का भी होता है, 5 से कम तो क्या हो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स हैं इसमें आपके, ठीक है। अपने बच्चों के नाम पे करवा सकते हैं, PLI करवा सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें, जितना बड़ा लॉकिंग पीरियड होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सावधि जमा। सावधि जमा में आप एक निश्चित लॉकिंग पीरियड, अच्छा बीच में आपको जरूरत पड़ गई और उसको तुड़वाओगे तो फिर आपको कुछ पैसा तो मिल जाएगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। आपने अपने बच्चों के नाम FD करवा ली थी कि भाई मुझे मेरे बच्चे 15 साल के हो जाएंगे तब ये पैसा निकाल के दे देना, 1-1 लाख रुपए की। तो मैं 2 साल बाद ही कोई ज़मीन खरीदने पैसा निकालना है, तो 2 लाख रुपए तो तुम्हारे मिल जाएंगे लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैंक में जो आपका पैसा जमा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो सावधि जमा के रूप में और एक मांग जमा के रूप में, ठीक है। मांग जमा में तो ऐसा है, आप ट्राई कर लेना, सुबह जमा करा के 1 घंटे बाद ही निकाल लो, चाहे इधर से फोन पे में मंगवाओ और इधर से पे कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मांग जमा और सावधि जमा 2 प्रकार का पैसा हो गया। अब आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक एक सुविधा और देता है आपको। बैंक क्या जारी करता है आपके नाम से? चेक। चेक क्या होता है? अब भाई पैसे को अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता हूँ तो बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, लूट सकता है कोई, चोरी हो सकता है कोई, ठीक। इसके जरिए अब इस चीज से बचने के लिए और आदान प्रदान को, मुद्रा की गमन को जो गतिशीलता है उसको कम करने के लिए बैंक ने आपको चेक दे दिया। जिसका बैंक में अकाउंट है उसी को चेक जारी किया जाएगा, ठीक है। और आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस चेक के रूप में क्या कर सकते हो? भुगतान कर सकते हो, ठीक है। चेक देखा कभी आपने? कागज का एक टुकड़ा सा होता है, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर उसमें उसका नाम लिखो, जिस व्यक्ति को आपको भुगतान करना है, ठीक है। मुझे भुगतान करना है तो गुरुजी का नाम डाल लो। पर उसके बाद दूसरी लाइन होगी, उसमें पैसे लिखो, गणित में भी लिख लें और हिंदी या इंग्लिश में भी लिख लें, भाषा में भी लिख लें। जैसे 1,000 रुपये तो 1,000 लिखे और 1,000, ठीक है। और नीचे जैसे आपने जो बैंक में हस्ताक्षर कर रखे हैं वो साइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ और इस चेक को आप मुझे पकड़ा दो, मैं अपने आप बैंक से पैसे ले लूँगा। तो मुझे बैंक में नहीं जाना पड़ा, डेली डेली मैंने घर से ही काट के दे दिया। तो आसान हुआ आपके लिए काम कि कोई भी भुगतान आप, जैसे कि आपको यहाँ सपोज करो कि यहाँ अलवर से जयपुर जाना है और 50 लाख का प्लॉट खरीदना है। अब एक तरीका आती है 50 लाख को गाड़ी में रखूं और कहाँ लेके जाऊं? जयपुर लेके जाऊं। कितने सारे खतरे हैं, किसी को पता लग गया और कोई काम हो गया। अब मैं क्या है, एक चेक बुक लेके जाऊंगा, ठीक है, जयपुर। अगर कोई बीच में मुझे मिल भी गया तो ले जा भाई, पूरे को चेक को ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन करवा के भी ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा निकालेगा तो पूछ के ही, तो चेक जो बैंक में जमा कराएगा उससे पहले मैं यहीं से बैंक को मैसेज कर दूंगा, फला फला नंबर का चेक आएगा, उसको क्लियर मत करना, मामला खत्म, तुरंत तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा चेक खो भी जाए, चोरी भी हो जाए, तो भी तुम्हें किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं है, ठीक है ना। साइन नहीं कर रखे जब तो कागज का टुकड़ा ही है वो, साइन नहीं कर रखे तब तो, और साइन कर रखे हैं और व्यक्ति का नाम लिख रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब इस यही व्यक्ति यूज कर सकता है इसको। लेकिन अगर तुमने केवल साइन कर रखे हैं और व्यक्ति का नाम भी नहीं रखा है तो यूज तो वो कर सकता है इसे, लेकिन 1-2 दिन तो लगेंगे। आपको जैसे ही आपको पता लगा कि मेरा चेक खो गया, आप बैंक को सूचित कर दो कि फला नंबर का चेक मुझे क्लियर नहीं करवाना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो चेक से बहुत सारे फायदे हो गए अब आपको। तो चेक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जारी किसको किया जाएगा? जिसका बैंक में क्या होना चाहिए? अकाउंट। अच्छा, यहाँ भारतीय मुद्रा की एक विश्वसनीयता भी तो है, मुद्रा की क्या है? विश्वसनीयता भी है। और हम चेक में लाखों का लेन देन कर रहे हैं, तो कोई ऐसा आदमी भी तो होगा फर्जी जो मेरे अकाउंट में तो है 100 रुपये और मार्केट में जाके मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में से निकलवा लेना और 2 लाख का चेक काट के दे दिया और सामान लेके घर आ गया। अब ये दुकानदार कैसे विश्वास करेगी इसके अकाउंट में 2 लाख है कि नहीं है? भारतीय मुद्रा की विश्वसनीयता तो खतरे में पड़ गई। तो अगर ये ऐसा कोई केस हुआ तो ये दंडनीय अपराध है।
अगर आपके आपने किसी को चेक काट के दिया है और उसने वो चेक बैंक में लगाया और पैसा नहीं है, वो बाउंस हो गया और उसने तुम्हारी शिकायत कर दी, सीधे जेल जाओगे तुम, ध्यान रखना, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसे नहीं चेक काट के दे दिया ठीक है बाद में भुगत लेना। सबसे ज्यादा खतरे की निशानी आजकल कई लोग क्या करते हैं, इस बीच आज को बहुत अच्छे से सुनना, कि यार पैसा तो है नहीं है मेरे पास, ऐसा कर 2 महीने बाद मेरे बैंक में 2 लाख रुपए का चेक लगा देना, और हम दे देते हैं उस आसानी से। ये उसके पास एक सबूत बन गया, ठीक है, कानूनी बाध्यता हो गई। अब इसको अगर वो चेक को लगाता है और ये बाउंस होता है, तो फिर आप जो है कानून की दृष्टि में क्या हो, दोषी हो, आपको सजा बोलेगी। तो ऐसा ही मत सोचना ना कि चेक तो ठीक है लगा देते हैं कोई नहीं। अब चेक 2 प्रकार के लगा सकते हो आप, देते हो। एक तो कौन सा होता है, वाहक चेक, एक कौन सा होता है, रेखांकित चेक। आपसे पूछे क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। आपने किसी को चेक काट के दिया, यहाँ उसका नाम लिख दिया, यहाँ पैसे लिख दिए और यहाँ आपने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। अब जाओ और भाई निकाल ले, तो वो बैंक में जाएगा, ठीक है, और पैसे निकाल के ले आएगा कैश रूप में। लेकिन साथ में अगर मैंने चेक देते समय यहां 2 लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये चेक अब पैसा केवल उस व्यक्ति के अकाउंट में ही जा सकता है, कैश नहीं मिलेगा। बात को कि कैश नहीं मिलेगा, अब उसके अकाउंट में ही जाएगा। वो कौन सा चेक होता है, रेखांकित चेक होता है। अगर इससे क्या फायदा हो गुरुजी, सबूत बन गया आगे के लिए कि मेरे अकाउंट से पैसा कहाँ गया है, उसके अकाउंट में गया है। अब इसे आप चाहे 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी निकाल के देख लो, अगर वो मना करता है तो बिल्कुल आपके अकाउंट में क्या है, पैसा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के चेक का भुगतान चेक पे अंकित व्यक्ति के अकाउंट में ही होता है, कैश पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो बड़े भुगतान कोई भी करते हो आप भी इस चीज को जिंदगी में ध्यान रखना, तो हमेशा उसके ऊपर क्या काट के देना है, रेखा काट के देनी है। अकाउंट टू अकाउंट पैसा जाना चाहिए, वो ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। तो ये चेक हो गया, क्योंकि मुद्रा के विभिन्न रूप पढ़ रहे हैं हम। तो अगली मुद्रा तुम्हारे पास कौन सी आ गई, प्लास्टिक मनी, जानी गए होंगे। आपसे प्रश्न आए तो कर देना कि हमारे पास जो जितने भी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हैं आपके पास, वो सब क्या है, आपकी प्लास्टिक मनी है। तो आपने करेंसी नोट पढ़ लिए, आपने चेक को पढ़ लिया, आपने बैंक जमा को पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा था आपने, प्लास्टिक मनी को पढ़ लिया। ये सब मुद्रा के रूप हैं। आपके एग्जाम में टॉपिक में क्या, सिलेबस में क्या दिया, मुद्रा के रूप दिया हुआ है, और ये सारे उसमें आएंगे, ठीक है। अगली मुद्रा कौन सी हो गई, हॉट मनी, हिंदी में बोले तो गरम मुद्रा। गरम किसको कहेंगे, जो ज्यादा ताता होगा, ज्यादा उछल कूद करेगा, वही तो होगा गरम। शांत बैठा रहेगा वो ज्यादा गरम है। तो गरम मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जहां ज्यादा लाभ मिला वहां शिफ्ट हो जाएगी। वो मुद्रा कौन सी होती है, गरम मुद्रा। और गरम मुद्रा मुख्यतः कहाँ मिलती है बेटा, शेयर मार्केट में मिलती है। जैसे सुबह तुम्हें लगा कि पीएनबी के शेयर बढ़िया चल रहे हैं, तो तुमने 2 लाख रुपए के पीएनबी के शेयर खरीद लिए, और दोपहर को लगा यार कि पीएनबी के शेयर में फायदा नहीं, रिलायंस के शेयर अच्छे चल रहे हैं, तो पीएनबी से निकाल के पैसा कहाँ लगा दिया, रिलायंस में लगा दिया। लगा कि यहाँ भी नहीं तो हो सकता है कि दूसरे देश की किसी कंपनी में लगा दिया। तो ऐसी मुद्रा हॉट कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है, उस स्थान पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। और ये कहाँ काम आती है, शेयर बाजार में। तो गरम मुद्रा का मतलब है कि ऐसी मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाती है, शेयर मार्केट में पाई जाती है। शेयर ब्रोकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, घाटा भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, एक तरीके से सट्टा ही है भी। सुबह आपने शेयर खरीदे, दोपहर तक आपने वहां से लगा के दूसरे में लगा दिए या बेच दिए, तो गरम मुद्रा हो गई। 2 प्रकार की मुद्रा और पढ़नी है, एक है दुर्लभ और एक है सुलभ। बताओ दुर्लभ और सुलभ में क्या अंतर है। जो आसानी से मिल जाए वो क्या है, और जो कठिनाई से मिले वो। मार्केट में जाते हो तो क्या सुलभ शौचालय होते हैं, दुर्लभ शौचालय होते हैं, क्या होते हैं बताओ, सुलभ, कि आसानी से मिलना चाहिए ना। तो
दुर्लभ का मतलब तो है कि ऐसी मुद्रा जिसकी मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है। ध्यान रखना इस बात को। कौन सी मुद्रा कहेगी? जिसकी मांग तो क्या है, ज्यादा और पूर्ति कम, तो वैल्यू ज्यादा होगी। विकसित देशों की मुद्रा, उसको दुर्लभ कहते हैं। और ऐसी मुद्रा जिसकी मांग तो कम है और पूर्ति ज्यादा है, वो कौन सी होगी? सुलभ। विकासशील या अविकसित देशों की मुद्रा। देख लो, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, जैसे अमेरिका का डॉलर और यूरोपीय संघ का यूरो। सुलभ, जिस मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग क्या होती है, कम होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो क्या कहलाती है? सुलभ मुद्रा। ठीक है। एक और क्या होती है? कॉशन मनी। बताओ क्या कह सकते हैं? कॉशन मनी गारंटी कहते हैं अपनी भाषा में। कोई भी चीज आप कर रहे हो या क्या कह सकते हैं कि गारंटी, आप कोई सौदा करते हो तो पहले ही उसमें कुछ पैसा आपको जमा कराना होता है। ठीक है। तो अग्रिम पैसा उसे कह सकते हैं, अग्रिम भुगतान उसे कह सकते हैं। जैसे कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया कि गुरुजी हमें जो है ना, साई कह सकते हैं अपनी भाषा में, साई। ठीक है ना, साई भी आप इसे कह सकते हैं। कॉशन मनी या साई या अग्रिम जमानत राशि भी कह सकते हैं। क्या होगा कि आप कोई सौदा करना चाह रहे हो, खासकर ये काम कहाँ आती है? जो आपके बोलियां लगती हैं, जैसे यूआईटी कोई प्लॉट बेचना चाह रही है, ठीक है, आप भी वहाँ चले गए, मैं भी ऑक्शन में भाग लूंगा, चलेंगे आप, और बोली लगे, प्लॉट पे बोली लगना शुरू हो गई। किसी ने कहा कि 5 लाख, किसी ने 10 लाख कहा, तो किसी ने 15 लाख कहा, तुमने कहा मैं खरीदता हूँ 30 लाख में। ठीक है। अब तुम तो कह के आगे 30 लाख में खरीदूंगा, और बाद में हाथ खड़े कर दो, ना मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। तो तुम उस बोली में शामिल होने के लिए पहले निश्चित एक राशि 1 लाख 2 लाख जमा कराओगे, तभी उस बोली में आप क्या ले सकते हो? भाग ले सकते हो। अब भाई जब बोली तुम्हारे नाम पे छूट गई कि 20 लाख में प्लॉट, अब तुम अगर प्लॉट को नहीं खरीदोगे तो वो जो तुम्हारी थी वो क्या होगी? जब्त हो जाएगी। वो है कॉशन मनी। ठीक है। तो किसी भी संविदा या दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर जो मांगी राशि जाती है वही क्या कहलाती है? कॉशन मनी कहलाती है। डिजिटल मुद्रा क्या होती है? डिजिटल मुद्रा वह मुद्रा जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो जैसे कि कौन सी करेंसी? क्रिप्टो। वास्तव में नहीं होती, वो वैसी होती है। एक और चलता है डिजिटल मुद्रा की तरह हमारे भारत में, एक और बाजार और चलता है, वायदा बाजार। ऐसी मान लो इसको, डिजिटल मुद्रा को। अगर तुम पश्चिमी राजस्थान में नौकरी लग गई तो वायदा बाजार से आपको कहीं कहीं शब्द सुनने को मिल सकता है। वायदा बाजार। वायदा बाजार में क्या होता है कि आप खरीद फरोख्त करते हो। जैसे कि मार्केट में आज के दिन जो है ना, आपकी गवार का भाव चल रहा है, मान लीजिए 2000 रुपये कुंटल। ठीक है। वायदा बाजार में मुझे लगा यार सस्ता है, आने वाले समय में ये बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे जो है ना 50 क्विंटल क्या दे दो? गवार। मैंने भुगतान कर दिया 50 क्विंटल का, मेरे पास कागज आ गए 50 क्विंटल गवार आपकी। अब ये 50 क्विंटल गवार कहीं भी नहीं, वास्तव में गंवार कहीं भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कितने का अधिकार है? 50 क्विंटल का। अब बाय द वे 2 महीने के बाद इसका भाव कितना हो गया? 3000 का हो गया, तो मैंने 50 क्विंटल बेच दी अपनी। वास्तव में गंवार है क्या कहीं पे? है क्या? मेरे पास ये 50 क्विंटल गंवार आई थी क्या? जब मैंने बेची तो किसी को दी है क्या? कागज पे एक वायदा था, लिखा हुआ था कि मेरे पास 50 क्विंटल है और मैंने अगले वाले को बेच दी। तो वो होता है कौन सा? वायदा। उसमें क्या खरीद फरोख्त चलती रहती है ऑनलाइन, माल आपके पास नहीं होता है। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है। जैसे भारतीय रुपया ऑनलाइन कर दो, लेकिन पैसा आपके पास हाथ में भी तो आ सकता है। ये तो बैंक से निकाल लोगे तो हाथ में आएगा नहीं आएगा?
तो वो तो ओरिजिनल है, वास्तव में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं कि आप बैंक से निकाल के हाथ में ले आओगे, ये वायदा बाजार की तरह घूमती है। और क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत सारे लोगों ने तगड़ा पैसा कमा लिया है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है ये। ठीक है, 2015-16 में अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी तो उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से उस समय 100-200 रुपये में आ जाती थी, इतने से रुपए में। अगर किसी ने 100 कॉइन्स इसके खरीद लिए तो आज तो करोड़पति से ज़्यादा हो गया, वैल्यू बहुत ज़्यादा तेजी के साथ इसकी बढ़ी है। तो ये होती है जहाँ जिसका वास्तव में कोई रूप नहीं होता, केवल वायदे के रूप में काम करती है, डिजिटल रूप में काम करती है, वो मुद्रा होती है। उदाहरण भी ये ग्रेसम मैं है भाई, ये रात में ना मैं कर लेना इसको लास्ट में, ग्रेस यह नहीं है, मैं है ग्रेसम का नियम। इस ग्रेसम के नियम को तो तुम किसी भी बात पे लागू कर दो, हर जगह लागू होती है। तो क्या है कि समाज में कोई अच्छी चीज और बुरी चीज साथ साथ चल रही है। मैं मुद्रा की नहीं कर रहा, मैं तुमसे वैसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आदमी किधर भागेगा, अच्छी चीज की ओर या बुरी चीज की ओर? अच्छी ओर की ओर भागेगा। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ कि बेटा पढ़ाई किया करो, और तुम्हारा दोस्त कहता है कि आजा दोस्त बीड़ी पियेंगे, तुमको कौन सी आदत जल्दी लगेगी? हम्म। तो हमेशा आदमी की प्रवृत्ति होती है कि किसी भी क्षेत्र में कि अच्छी और बुरी चीजें एक साथ अगर प्रचलन में हैं तो जो बुरी आदत है वो अच्छी आदत को तुमसे बाहर निकाल देगी। अगर तुम्हारा एक पढ़ाई वाला दोस्त है और एक दोस्त तुम्हारा जो है ना ऐसे ही है, तो तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा? दूसरा वाला अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, कहीं भी जाना, अच्छी और बुरी चीज अगर दोनों प्रचलन में है तो बुरी चीज अच्छी चीज को प्रचलन से क्या कर देगी? बाहर कर देगी। ठीक है, तो यहाँ ये ग्रसम का नियम भी ये कहता है कि अगर बाजार में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देगी? बाहर कर देगी। यही कौन सा नियम है? आपका ग्रसम का नियम है, याद रखें। बुरी मुद्रा जिसकी वैल्यू विश्वसनीयता में कम होगी उसे कहेंगे। आओ जी, अब भारत में वर्तमान में टोटल कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, इसका पता कैसे लगाएं? तो इसे कहते हैं मुद्रा पूर्ति की माप। आरबीआई से पूछो, सारे डाटा दे देगा कि वर्तमान में मार्केट में कितना 500 रुपए के नोट चल रहे हैं, कितने हजार के चल रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जहां आपको समझने की जरूरत है, जहां से प्रश्न आपसे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं मुद्रा की आपूर्ति की माप कैसे करेंगे। तो माप करने के लिए हमने क्या किया कि एक तरीका अपनाया, और एम के साथ हमने M1 से लेके कितने एम कर दिए? M4 तक कर दिए। और सबका पता आपको होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम M1 की, इस करते हैं M1। तो M1 में किसको शामिल करोगे? एक तो किसके पास मुद्रा? जनता के पास जितना भी कैश रुपए है हाथ में, बैंक अकाउंट में नहीं, हाथ में उसके पास जितना भी है, घर पे जितना भी पैसा रखा, 1,00,000 2,00,000 जितना, वो सारे पैसा। इसके अलावा बैंक के प्रणाली के पास कौन सी जमा बेटा? मांग। बैंक के पास दो प्रकार के पैसा था, ध्यान रखना, सावधि और मांग। तुम यहाँ कौन सी जमा? सेविंग अकाउंट में जो पैसा है तुम्हारा, सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा कराया, मांग जमा में वो वाला पैसा। और इसके अलावा कौन? आरबीआई के पास जमा राशि। इन तीनों को अगर मैं काउंट कर लूं तो ये हो जाती है M1। जनता के पास पैसा प्लस बैंक के पास मांग जमा प्लस आरबीआई का पैसा। ठीक है, ये इसको तो हम क्या कहेंगे? M1। अब M2 निकालना है तो M+, ये M1 तो रहेगा ही। अब यहाँ इतना याद करना, मैं जब M1 बोल रहा हूं तुमसे तो M1 में M1 भी लिख सकता हूं, इसकी जगह इसको मैं पूरा भी लिख सकता हूं ऑप्शन में, जरूर नहीं M1 ही मिलेगा, वह ऐसे भी मिल सकता है कि M2 बराबर जनता के पास पैसा, बैंक के पास मांग जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा राशि, प्लस डाक घर में कौन सी? बचत खाता जो आपने खुलवा रखा है। या ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है M1 प्लस डाकघर का जमा राशि, या पूरा भी दे सकता है। तो M2 याद हुआ। अब किस पे आ जाओ? M3 पे। तो M3 में भी किसको रखना है? M1 को। M1 भी ऑप्शन में मिल सकता है या इसकी जगह पूरा भी मिल सकता है। जनता के पास पैसा, बैंक के पास मांग जमा और आरबीआई के पास जमा राशि, और साथ में क्या जोड़ दूं? बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास कौन सी? सावधि जमा। ये कौन बन गया?
M3। अब किसको निकाल ले, M4 को। तो M4 में मैं किसको ले लूं बेटा, M3 को। अब M3 में क्या आ गया, M1 पूरा आ गया, प्लस बैंक का कौन सा जमा आ गया, सावधि। तो अब तक बचा क्या है बताओ, अरे डाक घर ही तो बचा है, तो उसको भी ले लिया मैंने। तो ये क्या हो गया आपका M4। तो ये सारे आपको क्रम से पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले हम लेते हैं M1 को। इसमें कौन है, जनता के पास जो भी पैसा वो मैंने ले लिया, प्लस मैंने आपकी जो बैंक है, बैंक है, इस बैंक के पास कौन सा जमा ले लिया, मांग जमा, ठीक है। और साथ में कौन सा पैसा ले लिया, जो किसके पास है, आरबीआई के पास। ये तो हो गई M1। अब मुझे क्या निकालना है, M2। अब M2 में या तो जो ऑप्शन में, पेपर के ऑप्शन में ये मिल सकता है कि ये पूरे निकाल लूँ मैं, ठीक है, तीनों लिख दूं, या तीनों की जगह मैं क्या लिख दूं, M1। वो ऑप्शन के ऊपर है, वो तीनों भी लिख के दे सकता है, वो ये भी दे सकता है। अब इसके बाद इसमें क्या जोड़ूं, आपने डाक घर में जो बचत पैसा जमा कर रखा, PLI वगैरह जो खरीद रखी है, उस पैसे को जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला है, M3। तो इसमें भी क्या ले लिया मैंने, M1 की जगह ये भी आ सकता है, ठीक है। और मैं इसमें क्या दे दूं, जो बैंक था उस बैंक के पास फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि कौन सा जमा, सावधि जमा मैंने जोड़ दिया। तो ये तो तीन एक साथ हुए। M1 याद कर लिया, M2 में उसमें डाकघर को जोड़ देना, और M1 याद है तो M3 में उसमें बैंक की सावधि। अब जब मैं M4 निकाल रहा हूं तो M4 का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, M4 का मतलब क्या है, M4 का मतलब है जनता के पास जमा, बैंक के पास मांग जमा, प्लस आरबीआई के पास जमा, प्लस बैंक के पास सावधि जमा, और क्या जोड़ दूं इसमें, डाक। या मैं यूं कह दूं कि ये सारा अगर मैं जोड़ दूं तो कौन है, M4 है, ठीक है। या पे आपको ऐसे लिख सकता हूं कि M3 प्लस M3 का मतलब ये हो गया पूरा, बचा क्या, डाके घर का जमा। तो इस तरीके से ये आपको चारों का मतलब निकालना है, ठीक है, कि M1 में क्या है। अब निकालने का तरीका क्या है कि कैसे निकालें, तो M1 याद होना चाहिए आपको, देखो वो याद नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। और M1 में क्या था, जनता के पास जमा, बैंक के पास मांग जमा, प्लस आरबीआई के पास पैसा। ये तो याद होना ही चाहिए, बोलो याद है, जनता के पास, बैंक के पास कौन सा, लेकिन मांग जमा, और आरबीआई के पास। अब M2 निकालना है तो M1 में डाकघर को जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। M3 निकालना है तो M1 में बैंक की सावधि जमा को जोड़ दूंगा, और M4 निकालना है तो सब कुछ जोड़ दूंगा, और सबको जोड़ दूंगा मतलब M3 प्लस डाकघर को जोड़ दूंगा। अब बताओ ये जो मुद्रा है टोटल, इसमें सबसे व्यापक मुद्रा कौन सी है, बताओ। कोई भी चीज में कोई, ये तो बड़ा व्यापक विस्तृत है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कौन सी में सब चीजें आ रही है, तो व्यापक मुद्रा कौन सी हो गई, M4 हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सी मुद्रा की तरलता ज्यादा है, तरलता का मतलब होता है जो कि आज तेरे पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है, पता लगा कहाँ है, क्योंकि बाकी में तो फिक्स डिपॉजिट आता जा रहा है। तो तरलता जब तक ज्यादा किसकी होगी, M1 की होगी। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से याद कर लेना कि सबसे ज्यादा तरल मुद्रा तो कौन सी है, M1, ठीक है। और सबसे कम तरल पूछेगा तो कौन है, M4 है। तरलता का मतलब मुद्रा का मार्केट में गमन। आपने कई बार देखा होगा, बचपन में बहुत याद आता था, 100 रुपए का कड़क नोट है और मैंने अपना उस पर नाम लिख के छोड़ दिया कि दोबारा मेरे पास आएगा, आया लौट के कभी आज तक, नहीं आया ना। हाँ, तो क्योंकि वो मार्केट में गतिशील होता है, कभी नहीं आता है। कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लगभग हर नोट के ऊपर अपना सिग्नेचर करके छोड़ा, कभी तो वापस आएगा, लेकिन मुझे तो कोई मिला नहीं जिसने कहा कि वापस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तरलता किसकी बेटा, M1 की, और सबसे कम पूछे तो M4। क्रम भी आप निर्धारित कर सकते हो। इसी प्रकार मुद्रा की व्यापकता, जिसमें सब कुछ आ गया, तो सबसे बड़ी मुद्रा कौन है, और M1 की कम है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, तरलता पूछेगा तो M1 की ज़्यादा है, और व्यापकता पूछेगा तो M4 है। और वृहद मुद्रा किसको कहा जाता है, M3 को कहा जाता है।
बृहद मुद्रा अलग से याद करना, M3 को कहा जाता है। तो ये मुद्रा की माप आपको याद करनी थी। बोलो क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? तो ये अब तक हमने बात की है मुद्रा की। क्या क्या प्रश्न याद करने थे एक बार दोबारा से मेरे साथ रिपीट कर लें। सबसे पहले तो मुद्रा क्या है ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो मुद्रा का उत्पत्ति क्यों हुई? विनिमय प्रणाली के रूप में, कि वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान लेना था, और वस्तु विनिमय में हम जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं वही क्या तुम्हारी मुद्रा है। फिर मैंने मुद्रा के कार्य बताए थे। मुद्रा के कार्यों में 2 कार्य आपको याद करने थे। कौन से? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक के रूप में हम इसका मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको याद है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मुद्रा जो है समय समय पे चेंज होती रही है, लेकिन वर्तमान में भारत में जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा काम करती है? करेंसी। और करेंसी मुद्रा के रूप में जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई या तो क्या जारी करती है? आपकी नोट, या क्या जारी करते हैं? आपके सिक्के, ठीक है, नोट या सिक्के। नोट जो है 1 रुपए के नोट आरबीआई जारी नहीं करता, बाकी सब नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा बाकी नोट होंगे, लेकिन 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। हस्ताक्षर कौन करेगा? वित्त सचिव। बाकी सब आपके आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि मुद्रा के रूप में आपने करेंसी नोट को पढ़ लिया, इसके बाद सिक्के भी हो गए। इसके बाद बैंक में आपका जो पैसा जमा है ये भी आपका मुद्रा ही है, ठीक है। बैंक ने आपको क्या दे दिया? चेक उपलब्ध करवा दिया, ये भी क्या है? तुम्हारी मुद्रा है, ठीक है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कहा कि प्लास्टिक मनी तुम्हारे पास होती है, जो कार्ड आपके पास उपलब्ध है वो आपकी मुद्रा के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा आपके मैंने कहा कि कुछ मुद्राओं के नाम आपको याद करने की, सुलभ और दुर्लभ कौन सी हैं? तो सुलभ कौन सी होती है? कौन सी होती है? नहीं, मार्केट के हिसाब से बताओ, मांग और पूर्ति के हिसाब से बताओ। मांग ज्यादा होती है या कम होती है? मांग कम होती है, पूर्ति ज्यादा होती है। और दुर्लभ मुद्रा? मांग ज्यादा होती है। अमेरिका का डॉलर कौन सी मुद्रा है? दुर्लभ मुद्रा है। कौन सी है? दुर्लभ है, ठीक है। और इसके अलावा एक और पढ़ी थी आपने, हॉट मनी क्या है? जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जहाँ लाभ ज्यादा मिलेगा वहाँ मुद्रा आपकी पलायन कर जाएगी, वो कौन सी होगी? हॉट मनी होगी, ठीक है। शेयर बाजार में इसका प्रयोग हुआ। और फिर मुद्रा की आपूर्ति की माप की आपने, और माप में M1 से लेके M4 तक की बात की। और ये आपको याद होना चाहिए कि M1 से M4 तक मुद्रा कौन कौन सी कैसे कैसे आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ तक अब मुद्रा के रूप जो वाला टॉपिक था सिलेबस के अनुसार, मुद्रा के विभिन्न रूप, वो यहाँ आके आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग प्रणाली की बात करेंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।